नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में भारत की जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स क्राउन के सामान्य ज्ञान बुक से लिया गया है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को हिस्ट्री के जो हमारे पूर्व ज्ञान है उससे हम जोड़ लेते हैं। जैसे भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई है। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। किसके काल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। लेकिन ध्यान रहे, जो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुई थी वो भारत की संपूर्ण जनगणना नहीं थी। यही कारण है कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो हम याद करते हैं कि 1881 में यानी 1881 में भारत की संपूर्ण जनगणना हुई है। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के काल में भारत की संपूर्ण जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन रिपन के काल में भारत की संपूर्ण जनगणना हुई है। कब? 1881 में। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, अभी जो जनगणना होता है ये जनगणना कैसे होता है, तो भारत में एक अधिनियम बना हुआ है, जनगणना अधिनियम 1948 यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद। तो 1948 में जनगणना अधिनियम बन गया, उसी के हिसाब से अभी जनगणना होता है। और जनगणना संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो कहाँ होता है, तो गृह मंत्रालय में होता है। अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनको ही जुड़ा हुआ फैक्ट याद आ रहा है, उनको ही प्रथम सहकारिता मंत्री ही भी बनाया गया है। ठीक है, तो जनगणना विभाग बनाया गया, जनगणना विभाग को गृह मंत्रालय के अंतर्गत दे दिया गया। इसी विभाग में जनगणना संबंधित आंकड़े होते हैं। ये 4 फैक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट, 5वां जो फैक्ट है वो ये कि अब अभी तक ले आते हैं, अभी तक कुल 15 जनगणना हो चुका है भारत में। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। और अगर आज़ाद भारत की कितनी नंबर की जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी आज़ाद भारत की। ठीक है, ये 6 फैक्ट हो गया। अब देखते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है। अब जो जनगणना नेक्स्ट जो होने वाली है 2021 में होगी, और अखबारों में मैंने पढ़ा है कि ये जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो खैर वो तो आएगा, डेटा तो देखेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत की जनगणना जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता एवं शिक्षा, आवास एवं आवास सुविधाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भाषा एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आंकड़ों का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। तो ये मेंस वाली चीज़ें महत्व बता रहा है कि क्या है। पीटी से मुझे नहीं लगता है कोई रिश्ता है इसका। नेक्स्ट, जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वयन, नीतियों के विनियमन के लिए उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराती है। तो इसलिए जनगणना जरूरी होता है ताकि नीति निर्माण करने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट, जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या था, ये नारा था 2011 की जनगणना का। और 15वीं जनगणना थी 2011 वाली, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अच्छा, अभी जब ये 7वीं, जब मैं बोल रहा हूँ 15वीं और 7वीं, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट आ रहा है, थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं तो याद रहेगा ये। जैसे हमने पढ़ा था किसी टेस्ट सीरीज में शायद कि नहीं वो प्रीवियस ईयर जब पर्यावरण का सॉल्व कर रहे थे उस समय था ये, कि ISFR रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में हुआ है वो 16वीं रिपोर्ट थी। और लोकसभा जो अभी चल रही है ये 17वीं लोकसभा है, चल रही है। तो ऐसे याद रखिए, 15वीं जनगणना हो चुकी 2011 में, 16वीं रिपोर्ट आया है ISFR का 2019 में, इंडियन फॉरेस्ट का। उसके बाद फिर 17वीं लोकसभा भी चल रही है। तो 15, 16, 17 ऐसे याद रखना है। वैसे आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, और अगर पूछे कि नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और अभी फिर जो आएगा उसमें भी कुछ नारा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासनिक स्वरूप एवं वैधानिक प्रावधान। तो क्या है भाई, लिखा हुआ है, देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार को दिया गया है। तो यहाँ पर एक फैक्ट हो गया कि जनगणना का दायित्व कौन है, राज्य सरकार पर नहीं, केंद्र सरकार पर है। कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 246 में लिखी हुई है, जो कि 7वीं अनुसूची की सूची यानी संघ सूची की क्रम संख्या, इसको प्रविष्टि संख्या भी कहते हैं, 69 पर अंकित है। तो हम फैक्ट के रूप में ऐसे याद रखेंगे कि अच्छा, जनगणना कराना केंद्र सरकार का दायित्व है, संविधान के अनुच्छेद 246 में लिखा हुआ है, और ये 7वीं अनुसूची के संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 69 यानी कि 69 में ये दर्ज है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया, जो जनगणना को वैधानिक स्तर प्रदान करता है। तो यानी कि जनगणना का काम करना एक वैधानिक काम है, सरकार का वैधानिक काम है, और ये जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग गठित किया गया, जिसका शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कहलाता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली हैं, जिनके निर्देशन में ही जनगणना का कार्य संपन्न हुआ। अब देखिए इस पैरा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरा पैरा मैंने पढ़ दिया। सबसे पहले तो ये जो डेटा है श्री सी चंद्रमौली, ये पुराना डेटा है, मैंने करंट से अपडेट कर दिया इसको। डॉक्टर विवेक जोशी जो हैं वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन है भाई जनगणना आयुक्त, तो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पैरा से कि जनगणना विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। कब गठन किया गया जनगणना विभाग को, तो 1961 में गठन किया गया है। जनगणना विभाग का हेड कौन होता है, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। कौन है अभी, विवेक जोशी। तो यही सब क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं 15वीं जनगणना के बारे में क्या बोल रहा है। जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है, यह 2 चरणों में संपन्न हुई। अच्छा, शुभंकर यहाँ पर बोल रहा है प्रगणक शिक्षिका है, और अभी नारा भी बताया था। क्या था नारा? नारा था हमारी जनगणना हमारी भविष्य। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हमारा है कि हमारी, कभी क्या पता इसमें हमारा है, हमारी पहले है फिर हमारा बाद में, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला कि शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है और ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण क्या बोल रहा है, इसमें आवास सूचीकरण तथा आवासों की गणना का कार्य अप्रैल से सितंबर 2010 के दौरान किया गया। द्वितीय चरण, इसमें व्यक्तियों की गणना की गई जो 9 से 8 फरवरी 2011 के मध्य संपन्न हुआ। 28 फरवरी की रात के बेघर नागरिकों की, क्या बोल रहा है, गणना की गई। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 है। तो यहाँ से भी कोई खास ऐसा फैक्ट नहीं मिल रहा है जिससे कि क्वेश्चन बन सके। बस ये है कि शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका थी और ये 2 चरणों में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जनगणना का जो संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2011 है, मतलब 1 मार्च 2011 तक का आंकड़ा है, ऐसा कह रहा है ये। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2010 है। अच्छा, इन तीनों राज्यों के लिए, ये पहाड़ी राज्य हैं, संदर्भ तिथि अलग है, यानी 1 अक्टूबर 2010। तो अगर पूछना हो तो पूछ सकता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लग रहा है। मुझे लगता है कि सामान्य ही याद रहना चाहिए 1 मार्च 2011। नेक्स्ट, अर्थात 31 मार्च 2011 को भारत के लिए जिस 121.02 करोड़ जनसंख्या होने की घोषणा की गई है वह 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या है। 31 मार्च 2011 को इसके अनंतिम आंकड़े जारी किए गए तथा 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि अंतिम आंकड़े, अच्छा अंतिम और अनंतिम में अंतर होता है। अनंतिम का मतलब अंतिम से पहले और अंतिम का मतलब तो फाइनल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि भारत की 15वीं जनगणना जो हुई है उसकी अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए, तो 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए हैं। देख लीजिए, है संदर्भ तिथि 31 मार्च 2011, लेकिन जारी किए गए फाइनली कब, तो 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए अंतिम आंकड़े, फाइनल डेटा। नेक्स्ट पैरा, जनगणना 2011 में देश के 35 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के 640 जिलों, 5,924 उप जिलों या विकास खंडों तथा 7,933 नगरों, जिनमें से सांविधिक नगर थे कितने, 4,041 और 3,892 जनगणना नगर थे। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे ख्याल से। तो 640 जिलों में जनगणना हुई है, अब तो जिलों की संख्या में बढ़ गई है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है इसमें से कोई फैक्ट बनेगा, फिर भी मैंने पढ़ दिया है। अच्छा, PDF आपको मिल जाएगा, आप टिक लगा सकते हैं वहाँ पर, जैसे जो जो आवाज़ सुनी है उसको टिक लगाते रहिए, तो ध्यान और कंसंट्रेशन वहीं पर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना का इतिहास। अब देखिए जनगणना का इतिहास क्या है। प्राचीन भारत में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबुल फजल की आयने अकबरी में भी मिलता है। तो अगर इस तरह से कोई स्टेटमेंट बना के देता है, इस तरह का स्टेटमेंट तो UPSC में भी बनाया जाता है, तो ध्यान रखने का है। अर्थशास्त्र में, फिर आयने अकबरी में, अबुल फजल के आयने अकबरी में। नेक्स्ट, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। तो सबसे पहले जो आधुनिक पद्धति से जनगणना हुआ है वो स्वीडन में हुआ है। स्वीडन यूरोप की एक कंट्री है, अब जब आप देखेंगे मैप पे तो आपको मिल जाएगा। और कब हुआ है, 1749 में। नेक्स्ट, दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1890 में अमेरिका द्वारा कराया गया था। अब देखिए, पहली जनगणना तो दुनिया में स्वीडन में हुआ आधुनिक पद्धति से, लेकिन दशकीय जनगणना, जैसे भारत में अभी कैसी जनगणना होती है, दशकीय जनगणना मतलब क्या, 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होना, सेंसस का होना। तो 1890 में अमेरिका द्वारा सबसे पहली बार वहीं हुआ था दशकीय जनगणना का प्रारंभ। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी अमेरिका से मोदी जी आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर 2 फैक्ट को तुलना कर लेते हैं। सबसे पहली जनगणना कौन से देश में हुई आधुनिक पद्धति से, स्वीडन में, कब, 1749 में। और दशकीय जनगणना सबसे पहले कहाँ हुआ, अमेरिका में, कब, 1890 में। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड में 1801 में पहली बार जनगणना कराई गई, लेकिन सबसे पहली बार जनगणना कहाँ कराई गई, तो इंग्लैंड में कराया गया 1801 में। अब देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरू किया। तो दशकीय जनगणना हमारे यहाँ शुरू हुआ 1881 में, हालांकि पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हो गया था। ये बात मैंने पहले ही पढ़ दिया है। नेक्स्ट, 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। तो ये फैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख परिभाषाएं क्या है। तो पहला है जनसंख्या घनत्व। तो हमें पता ही है कि जनसंख्या घनत्व कैसे देखते हैं, कुल जो क्षेत्रफल है और कुल जो जनसंख्या आया उसे डिवाइड कर देंगे तो जनसंख्या घनत्व हमारा निकल जाएगा। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है। नेक्स्ट है लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जानना हो तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है वो देखना है। हालांकि ये कोई रिजिड नियम नहीं है, 1000 स्त्रियों पर भी पुरुषों की संख्या देखी जाती है जैसे कि यूरोप के देशों में। लेकिन भारत में चूंकि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है तो इसलिए 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को देखा जाता है और उसी को लिंगानुपात कहते हैं। नेक्स्ट, शिशु लिंगानुपात। तो शिशु में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है वो 0 से 6 वर्ष तक का होता है आयु समूह का। तो 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की संख्या कितनी है उसी को शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। मतलब 1000 बालक 0 से 6 वर्ष के और 1000 बालक के साथ साथ कितनी बालिका हैं 0 से 6 वर्ष में, तो उसी को बोलेंगे शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट, अच्छा ये तो बताया फॉर्मूला कैसे। दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि का मतलब डेकेडियल ग्रोथ जो रेट होता है, मतलब ये हुआ कि जैसे 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी तो 2001 से 11 के बीच में कितना वृद्धि हुआ है। तो इसको निकालने का भी तरीका है, जैसे कि जो अभी जनसंख्या आया और जो पहले आया था 2001 में तो अभी वाले से 2001 वाले को माइनस कर देंगे, मतलब कितना ज़्यादा आया वो निकाल लेंगे और पूर्व की जनसंख्या को नीचे रख के डिवाइड कर देने से हमें आ जाता है क्या, दशकीय वृद्धि दर कितना है वो आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बने भी हैं। घटनाचक्र पॉइंटर में इससे क्वेश्चन था, क्या था, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। मतलब ध्यान रखना है, साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट के लिए जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं वो 7 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग से इकट्ठे किए जाते हैं। इसका अर्थ तो ये भी निकलता है कि 7 वर्ष से जो कम उम्र के रहेंगे बालक या बालिका, वो कितने भी पढ़े लिखने के लिए क्यों न जाने, वो एक तरीके से निरक्षर ही सरकारी आंकड़ों में रहते हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ा तो 7 वर्ष और उससे ऊपर के आयु को देखता है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख तथा पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि एक भाषा कम से कम पढ़ भी ले और लिख भी ले तो वो साक्षर कहलाएगा। यदि क्या लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता तो वह निरक्षर कहलाएगा। तो यानी कि पढ़ने के साथ साथ लिखने के लिए भी आना चाहिए, वरना वो निरक्षर ही कहलाएगा, जो सरकारी मापदंड है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे चाहे वे स्कूल जाते हों और कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गए हों फिर भी निरक्षर कहलाते हैं। तो वही बात था, अभी तो निकल ही गया था इससे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, महान विभाजक वर्ष। तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जो था वो 1911 से 21 था। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 1911 से 21 के दशक में क्या हुआ कि जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक हो गई, -31% हो गई। मतलब कि जनसंख्या मतलब कम गया था इसीलिए। जबकि 2021 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इतना ही बात था। नव सृजित जिले, तो जो 2001 से 11 के बीच में 47 नए जिले बनाए गए थे, अब उसके नाम लिखे हुए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़े। तो कुल जो जनसंख्या है वो कितना है, पढ़ना पड़ेगा भाई, 121 एक क्या बोल सकते हैं, 121 करोड़ ऐसे ही कुल मोटा मोटी देखेंगे और क्या, ऐसा तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछेगा भी तो खाली लास्ट 573 याद रखिए और पहले वाला 121 याद रखिए बस, बाकी बीच वाला देख लिया जाएगा ऑब्जर्वेशन में। पहले 121 है 3 डिजिट और लास्ट में 573 है। अब यही है पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या। तो आंकड़ों में पता चल रहा है कि पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा और महिला की जनसंख्या कम है। नेक्स्ट, दशकीय वृद्धि दर कितना था हमारा 2001 से 11 में, तो 17.7% था, 17.7% दशकीय वृद्धि दर था। तो ये सबसे क्वेश्चन बनता है। अब फिर लिखा हुआ जनघनत्व। तो जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो हमारा है वो 382 है, 382, और लिंगानुपात हमारा 943 है। ये सब सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 943 मतलब 943।
अच्छा, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 73% साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9 यानी कि 81% साक्षरता दर पुरुषों की है, और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6 यानी कि लगभग 65% के आसपास है। तो इतना गैप है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल 2011। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 5 राज्य हैं वो बताया है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में। तो यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का क्रम चौथा है, यानी कि 4th नंबर का है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का आता है, और यूपी से पहले 3 राज्य आते हैं, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अब जनसंख्या 2011 क्या है भाई, कुछ पॉइंट वाइज है, पढ़ लेते हैं इसको। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम सिक्किम में है। सिक्किम पूर्वोत्तर का एक राज्य है। नेक्स्ट, नवगठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड का है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुआ और 14 नवंबर को झारखंड बना था, 14 नवंबर 2000 को। तो इसीलिए बोल रहा है कि नवगठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड का है और सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड का है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। तो देखिए फिर से फैक्ट जल्दी बोल देता हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी के पास, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के पास, नए गठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या झारखंड के पास और सबसे कम जनसंख्या नए गठित राज्यों में उत्तराखंड के पास। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में जनसंख्या है और सबसे कम लक्षद्वीप में जनसंख्या है। और ये यहाँ पर देखिए ग्राफ से दिखाया हुआ भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सबसे ज़्यादा तो यूपी में है ही, तो पहला स्थान है जनसंख्या में। उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, बिहार का आता है, पश्चिम बंगाल का, आंध्र प्रदेश का। तो क्रम लगाने के लिए जैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो 5वां नंबर है आंध्र प्रदेश का, और बिहार का स्थान BPSC में देना है तो 3रा स्थान है बिहार का जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो सबसे कम तो सिक्किम में था, अभी हमने देखा, सबसे ज़्यादा यूपी में, और उसके हिसाब से सेकेंड लास्ट जो है कम जनसंख्या में वो मिजोरम है, और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये वही है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली को है और सबसे कम चंडीगढ़ को है। अच्छा, 3 जो केंद्र शासित प्रदेश उसके बारे में बोल रहा है, 3 का तुलना किया है। वैसे सबसे कम किसका था, लक्षद्वीप का था ना, लक्षद्वीप का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर कोई खास आंकड़ा नहीं है, न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का है, तो ये बात उसमें इससे पता चला। अच्छा, दशकीय वृद्धि दर 2011, इसको देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। हमें बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत में 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर रहा है, डिकेट्स ग्रोथ रेट, वो 17.7% यानी 17.7% रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि किसमें हुआ है, मेघालय में। अच्छा, भारत में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि मेघालय में, सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड में। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दादर नगर हवेली में और सबसे कम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप में हुआ है। लक्षद्वीप में जनसंख्या भी सबसे कम है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में, लेकिन दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है दादर नगर हवेली में। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही लिखा हुआ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। तो सबसे ज़्यादा मेघालय में हुआ है दशकीय वृद्धि, उसके बाद हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, फिर 3रा नंबर है बिहार में। तो BPSC के हिसाब से ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है, दशकीय वृद्धि के लिहाज से 3रा नंबर में है 25.4%। और वो उसी तरीके से यहाँ पर है 5वां नंबर आता है मिजोरम का, जबकि मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या लगा, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ है नागालैंड का और सबसे ज़्यादा हुआ है मेघालय का। तो ये तो पॉइंट देख ही लिया था हमने, इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर जनघनत्व से संबंधित आंकड़े। तो क्या है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं औसतन। यह 2001 में 325 की तुलना में 57 ज़्यादा है। तो पिछली वाली जो 14वीं जनगणना हुई थी उसकी तुलना में 15वीं में 57 व्यक्ति 1 किलोमीटर में ज़्यादा हो गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है, तो बिहार राज्य का है 1106, 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं औसतन बिहार में। तो ये BPSC के लिए महत्वपूर्ण डेटा हो गया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है, न्यूनतम जनसंख्या का किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या है, वहाँ 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें।
सर्वाधिक जनसंख्या अगर केंद्र शासित की बात करें तो दिल्ली है, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर में 11,320 रहते हैं। देखिए थोड़ा सा तुलना कीजिए, याद रह जाएगा। बिहार का 1106 और दिल्ली का 11,320। तो यूटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का और राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार का। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ऊपर से मतलब सर्वोच्च से क्रम है चौथा, ये 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यूटी के मामले में। अच्छा, साक्षरता दर 2011 के बारे में कुछ फैक्ट है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 73% है, यानी कि 73% है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें, पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% यानी कि लगभग 81% है, और महिला की बात करें तो 64.6% यानी कि लगभग 65% है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दर कौन सा दर, साक्षरता दर लक्षद्वीप की है 91.8%, और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें तो दादर एवं नगर हवेली की है 76.2%। ये यूटी की बात है। तो यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो लक्षद्वीप का, सबसे कम दादर नगर हवेली का। और अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की बात करें तो केरल तो सबको याद रहेगा, दूसरा स्थान मिजोरम है, और नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है मिजोरम, और इसमें यूपी का तो कहीं पर कुछ नहीं आ रहा है। वैसे फिर तीसरा नंबर गोवा का है, फिर त्रिपुरा का है, फिर हिमाचल प्रदेश का है। तो क्रम में लगाने के लिए अगर दे दे तो KMGTN ऐसे करके अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई ट्रिक बना लीजिए। न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता जो है वो बिहार का है 61.8% है। तो ये BPSC एग्जाम से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, जबकि नीचे से 5वां क्रम जो है आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल में ही है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार में है, और शिक्षा के मामले में भी यही आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता दर है वो केरल में है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर ये भी बिहार में ही है। तो शिक्षा के मामले में हो या पुरुष शिक्षा के मामले में, महिला शिक्षा के मामले में डेटा सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। ज़्यादा में केरल और कम में बिहार। नेक्स्ट, लिंगानुपात जनगणना 2011 के बारे में कुछ फैक्ट है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 943 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 मतलब स्त्रीलिंग, ये स्त्री है ऐसा समझ लीजिए। देश के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 929 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 949 है, यानी कि 950 में से एक कम। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात शहरों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1000 पुरुष पर लगभग 949 यानी 949 लोग, 950 में से एक कम लोग हैं, मतलब एक कम 949 स्त्री है 1000 पुरुषों पर, जबकि शहरों में स्थिति उससे गड़बड़ है। कुल मिलाकर के 943 है। वही चीज़ बता रहा है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है। तो लिंगानुपात के मामले में भी केरल 1 नंबर पर है, जैसे कि शिक्षा के मामले में था, और यहाँ पर टॉप 5 में यूपी का नाम कहीं कुछ है नहीं। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का, हालांकि अभी तो सुधार हुआ है, इसमें नए आंकड़े में जरूर दिखेंगे सुधरे हुए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी है, वहाँ 1037 है लिंगानुपात। अच्छा, नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात दमन एवं दीव में है। अच्छा, अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, नागालैंड इमेजिन कर लीजिए पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये क्या कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये चारों में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में है तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या चंडीगढ़ में है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो दिल्ली में है, तथा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाली अगर बात करें, परसेंटेज वाली बात, तो परसेंटेज के मामले में चंडीगढ़ 1 नंबर पर है, और ऐसे संख्या के मामले में दिल्ली 1 नंबर पर है। वही यहाँ पर ग्राफ से दिखाया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति की बात है तो यूपी में है। तो देखिए ये आंकड़ा महत्वपूर्ण हो गया, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ है, यूपी में। दूसरा स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, और तीसरा स्थान आ रहा है बिहार का। अच्छा, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से, सबसे कम अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं अनुसूचित जाति है ये, तो मिजोरम में सबसे कम अनुसूचित जाति है, और सेकेंड जो है लास्ट वो मेघालय है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात नहीं, अनुसूचित जाति वाले 5 राज्य,
तो परसेंटेज के मामले में बोल रहा है। तो प्रतिशतता की बात करें तो पंजाब में सबसे ज़्यादा % है अनुसूचित जाति का, और वैसे संख्या के मामले में यूपी में सबसे ज़्यादा था, और न्यूनतम संख्या के मामले में मिजोरम है। और परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में अब डेटा। तो देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 8.6% है और उनका लिंगानुपात 990 है। यानी कि अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सामान्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आंकड़ों में, और 8.6% उनकी जनसंख्या है। अब देखते हैं संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दादर नगर हवेली में 1.79% लाख है, तथा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता लक्षद्वीप में है 94.8%। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप, और सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या के मामले में ये दादर नगर हवेली है। अब देखिए नेक्स्ट डेटा क्या है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो अनुसूचित जनजाति के मामले में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, ST जिसको कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा है ग्रामीण जनसंख्या संबंधित कुछ आंकड़े, तो ये भी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% है तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो भाग गांव में रह रहे हैं और लगभग एक भाग शहरों में रह रहे हैं। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो दिल्ली में है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लक्षद्वीप में है। संघीय क्षेत्रों में दिल्ली में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है और लक्षद्वीप में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये भी एक फैक्ट है। बाकी ये सब सारे वही आंकड़े को ग्राफ में दिखाया गया है जो कि मेंस की प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। थोड़ा सा और इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, भारत और राज्यों या संघ क्षेत्रों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और दशकीय वृद्धि। तो इसमें सब तो देखना नहीं है, चूंकि यूपी का हम एग्जाम देंगे और आगे आने वाले में BPSC में, तो इस सिर्फ 2 का देख लेते हैं। तो यूपी का जो दशकीय वृद्धि है देखिए सबसे लास्ट वाले कॉलम में, वो दशकीय वृद्धि कितना है। मैं अगर पेन की यूज करूं तो दशकीय वृद्धि यहाँ पर आ रहा है 20.2, और ये इसके कुल मिलाकर के क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, और ये जो है यहाँ पर 20.2% ये शायद क्या है, ये जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है 20.2। और बिहार का उसी तरह से देख लेते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल है कुल मिलाकर के 94,163 किलोमीटर, और 25.4 ये है दशकीय वृद्धि दर। तो बस ये 2 फैक्ट है महत्वपूर्ण, और कुछ विशेष दिख नहीं रहा है। बाकी जो एग्जाम देना होगा वो फिर वहाँ देखना होगा। लिंगानुपात की बात करें तो फिर उसी तरह से लिंगानुपात देख लेते हैं। तो लिंगानुपात 829 है, हमने पहले ही देख लिया। अच्छा, यूपी का 829 है, यूपी वाला भी हम देख रहे हैं। वो तो हमने देखा था 943 भारत का, 829 यहाँ पर लिंगानुपात है। ठीक है, सॉरी ये जनघनत्व है 829, लिंगानुपात में बोल रहा हूँ, ये जनघनत्व है 829 जो है ये जनघनत्व है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनघनत्व यूपी का 829 है। ठीक है, यानी कि 1 मतलब किलोमीटर पर 829 लोग रहते हैं। और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात 902 है, यानी कि 1000 बालक पर 902 बालिकाएं। बिहार का भी उसी तरह से देख लेते हैं, जनघनत्व 1106 जो कि सबसे ज़्यादा है सभी राज्यों में से, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है। अब क्या है नेक्स्ट पेज में, वही ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की बात है। तो उत्तर प्रदेश में गाँव में कितने रहते हैं लोग, गाँव में रहते हैं 77.7%, यानी 77.7%, और शहरों में 22.3%। बस इतना ही आंकड़ा खास समाप्ति हो गया है। ये सब झारखंड के अंतिम आंकड़े आए, फिर बिहार के अंतिम आंकड़े आए। तो इसको सिर्फ सब वही आंकड़ा है, कुछ विशेष नहीं है, फिर से पुनरावृत्ति हुआ है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा देख लेते हैं, चूँकि यूपी का एग्जाम है पास में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वही बातें हैं, कुछ खास नहीं है। मेन फैक्ट पर मैं गोला लगा देता हूँ सिर्फ। जैसे कुल जनसंख्या, देश की जनसंख्या का कुल जनसंख्या की बात करें तो 16.51% जनसंख्या अकेले यूपी में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। हाँ, और देश के कुल क्षेत्रफल में से अगर हिस्सा परसेंटेज में बात करें तो 7.33% पूरे देश के हिस्से का है ये भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दशकीय वृद्धि की बात करें तो अभी तो हमने देख ही लिया था दशकीय वृद्धि कि 20.2% था दशकीय वृद्धि। और ये क्या लिखा है, देश के 35 राज्यों संघीय राज्य क्षेत्रों में यूपी का दशकीय वृद्धि में 14वां स्थान आया है। तो ये बात थोड़ा सा देखने वाली, 14वां स्थान आया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साक्षरता दर यहाँ 67.7% है। 10% अगर आप लगभग आगे बढ़ाएंगे तो पुरुष का साक्षरता दर निकलेगा, और 10% अगर आप माइनस करते हैं तो स्त्री का साक्षरता दर निकलेगा। बस यही सब सारा पॉइंट है। जनघनत्व के बारे में हमने देख ही लिया कि 829 जनघनत्व है यहाँ।
1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और 912 क्या है, 912 देखिए ये वाला जो वहाँ पर गलत डेटा मैंने पढ़ा था, 912 है लिंगानुपात यूपी का, फाइनली जो आया 912, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। और 26वां स्थान है इस तरह से लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का। बस इतना ही बात है और कुछ विशेष बात नहीं है। थोड़ा सा एक फैक्ट और देख लीजिए, ये आपने पॉइंटर अगर रिवीजन किया होगा वीडियो में तो आपने देखा ही होगा कि न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला भी श्रावस्ती ही है। बस यही सब फैक्ट है, लगभग ख़त्म हो गया है। अब ये सब राजस्थान का है, तो राजस्थान का जब एग्ज़ाम एमपी का है तो एमपी वाला कुछ नहीं। समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा, क्या और सुधार करने चाहिए थे, ज़रूर सलाह दीजिएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।